और महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पर राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार सातारा में आज शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। अजीत पवार और बाकी 8 मंत्रियों के विभागों का आज ही ऐलान भी होना है। अजीत पवार को वित्त या रेवेन्यू मंत्रालय मिल सकता है। उधर शरद पवार शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है सातारा में। जिस तरीके से अजीत पवार अपने 7-8 विधायकों को लेकर अलग हो गए, उसके बाद शरद पवार का कहना है कि बागियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे। वहीं अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ सबसे ज़्यादा विधायक और सबसे ज़्यादा सांसद हैं, लिहाजा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो दावा पेश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये कि आज ही सातारा में प्रदर्शन करने जा रहे हैं शरद पवार। उधर बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र में बजा बगावत का बिगुल। शरद पवार ने 5 जुलाई को बैठक बुलाई। पार्टी में टूट के बाद शरद पवार की ये बैठक है। जी हां, 5 जुलाई को बैठक बुलाई शरद पवार ने। पार्टी में टूट के बाद ये बैठक बुलाई है। 5 जुलाई को ये बैठक है। शरद पवार का बड़ा कदम 5 जुलाई को बैठक है और इस बैठक में तय किया जाएगा एनसीपी आगे क्या करेगी और किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि एनसीपी के चुनाव चिन्ह और एनसीपी पर तो दावा अजीत पवार भी ठोक रहे हैं। उधर एनसीपी पर अजीत पवार का बड़ा दावा। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार ने एक बैठक बुलाई है। 5 जुलाई को अजीत पवार बैठक करेंगे और 5 जुलाई को ही शरद पवार भी बैठक कर रहे हैं। 5 जुलाई को अजीत पवार भी बैठक करने जा रहे हैं अपने बड़े दावे को लेकर। तो दोनों ही तरफ से खेमेबंदी, गुटबाजी शुरू हो गई है। एनसीपी पर किसका कंट्रोल है, कौन एनसीपी को अपने साथ रख रहा है, इसकी कवायद शुरू हो गई है। अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार गुट है। शरद पवार गुट ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। सभी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी शरद पवार गुट ने और सभी शामिल हुए 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग शरद पवार गुट की तरफ से की गई है। शरद पवार गुट का दावा है कि केवल 9 विधायक ही पार्टी से अलग गए हैं, लेकिन अजीत पवार का दावा है कि सबसे ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ, जहां अजीत पवार ने शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जिसको लेकर माना जा रहा है कि अजीत पवार की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा थी। बीते कई दिनों से अजीत पवार एनसीपी विधायकों का एक बड़ा धड़ा शरद पवार से नाराज चल रहा था। इसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में सुपर संडे के दिन अजीत ने विधायकों की अपने घर बैठक बुलाई थी। इसके बाद करीब 40 विधायकों का बड़ा समर्थन रखने वाले अजीत राजभवन पहुंचे। इसके साथ ही सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंचे और फिर अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। उनके समर्थक 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। यानी देखते रह गए पवार और अजीत बन गए सरकार। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद अजीत पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर आगामी चुनाव लड़ने की बात कही। के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली हुए। हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और
देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। भतीजे अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा पीएम मोदी ने एनसीपी को भ्रष्टाचारी बताया था, लेकिन अब सब आरोप मुक्त हो गए। की बात सही थी, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। आज जो कुछ हुआ वो एक प्रेशर लाकर एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए ऐसे मुझे लगता है। मुझे ये मालूम है कि एनसीपी पे कम से कम 6 या 7 हमारे साथियों के खिलाफ कुछ न कुछ एजेंसीज का काम चालू है। हमारे कुछ साथियों को जेल में भेजा था। जैसे छगन भुजबल के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो खुद 17 महीने जेल में थे और ये सब हमारे साथियों के खिलाफ ऐसे एक्शन की मांग जिन्होंने की, आज उन्होंने ये सब साथियों को साथ लेकर नई स्कीम में वर्ष देकर पावन किया। इसकी खुशी मुझे है। कहिए मैंने नाम खाली प्राइम मिनिस्टर का लिया, क्या का नाम नहीं लिया। मैंने यही कहा कि महाराष्ट्र में हम लोगों तो गांधी नेहरू की विचारधारा, चौहान साहब की विचारधारा, इस पर काम करने वाले जो लोग हैं, हमारा एक सरदार साहब है, तो सरदार साहब करार में जो सरदार चौहान साहब की समाधि है, मैं कल वहाँ जाऊँगा, समाधि का दर्शन लूँगा और वहाँ से शुरू करूँगा पूरे महाराष्ट्र में जाने का, लोगों को मिलने का, अपनी नीति लोगों के सामने रखने और उनका समर्थन हमारे विचारधारा को कैसे मिलेगा, इस पर मेरा ध्यान रहेगा। इधर महाराष्ट्र का सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार को 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अभी एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। इस राज्य का विकास और तेजी से होगा, जनता को फायदा होगा और राज्य के विकास को फायदा होगा। अरे अभी बहुत टाइम बाकी है, तोड़-फोड़ नहीं है, या खुद लोग विकास के मुद्दे पर सामने आए हैं। ये राज्य विकास कर रहा है, शिवसेना बीजेपी की सरकार काम कर रही है विकास के मुद्दे पे। अजीत दादा और साथ में लोकसभा के चुनाव में अभी पिछली बार 4-5 सीटें उनको मिली थी, अभी उतनी भी रख पाए तो बहुत है। उधर महाराष्ट्र में सियासी तूफान पर संजय राउत ने कहा कि हमें तो पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। साथ ही बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इस खेल को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबको मालूम था, इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट दिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। जिन लोगों ने शपथ ली है वो सेंट्रल एजेंसी के रडार पर है। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी।
कि सरकारें कैसी बनती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में और केंद्रीय यंत्रणा का कैसा दुरुपयोग किया जाता है, आज फिर एक बार पूरे देश की जनता ने देखा है। धन्यवाद। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि महाराष्ट्र में खेला हो गया। वारिस पठान का बयान, एनसीपी बन गई बीजेपी की बी टीम, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो बीजेपी में जाता है दूध का धुला हो जाता है। 70,000 करोड़ के स्कैम का अब क्या होगा? वारिस पठान ने इस राजनीतिक उठापटक के बीच बड़ा बयान और बड़ा हमला बीजेपी पर किया है। महाराष्ट्र में तो खेला हो गया। अजीत दादा फिर से चले गए फडणवीस साहब के साथ, फिर से जाके निकाह कर लिया, शादी कर ली। 30 से ज्यादा एमएलए के एनसीपी के वहां पर चले गए, उनके साथ में मंत्री पद मिल गए उनको। तो यही है ना, ये पावर और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही राष्ट्रवादी वाले थे जो हमको बोलते थे बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। आज पूरा महाराष्ट्र, पूरी देश की जनता ने देख लिया कि असल में बी टीम कौन है। अजीत दादा ने यहां तक कहा कि पूरा एनसीपी मेरे साथ है। पवार साहब से भी बात हो गई, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मतलब हम तो यही समझ रहे हैं कि ठीक है, पवार साहब की भी शायद मर्जी हो सकती है इसमें। तो अब तो ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है खेला क्या हो रहा है। अब सवाल बहुत सारे बन रहे हैं यहाँ पर साहब। ये 70,000 करोड़ का स्कैम जो हुआ था, उसका क्या होगा? मोदी जी ने 2 दिन पहले एक रैली में भरी सभा में कहा था कि सबसे करप्ट पार्टी है एनसीपी, 70,000 करोड़ के गफले के अंदर, स्कैम के अंदर मुब्तला है। तो अब क्या होगा? ये जब वहां जाएंगे तो दूध के धुले हुए हो जाएंगे। मतलब बीजेपी तो एक ऐसा वॉशिंग मशीन बन गई है, वॉशिंग पाउडर निरमा जो भी आया उसमें दूध का धुला हो जाता है। मतलब एक ही चीज से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उधर महाराष्ट्र में हुई सियासी उलटफेर के बाद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देखिए, जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस में कोई असर उसका होने का सवाल ही नहीं उठता है। आज भी हम ऑपोजिशन में है। एक तीनों पार्टी का गठबंधन था और कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे, हमारी तो गठबंधन अभी भी जारी है। राष्ट्रवादी का सवाल जहां तक आता है, अभी उनके साथ कितने लोग बचे हैं हम तो जानते नहीं। वो पवार साहब ने जहां तक कहा है कि वो रिवोल्ट है उनके पार्टी के अंतर्गत, तो अब पवार साहब को फैसला करना है कि जो एनसीपी अभी उनके साथ जितने एमएलएज हैं उनके बारे में उनको तय करना है कि वैसे भी गठबंधन तो जारी है हमारा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब वो क्या चाहते हैं उनको फैसला करना है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अजीत पवार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार काफी समय से नाराज चल रहे थे, वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होना चाहिए। महाराष्ट्र में मची उथल पुथल पर बात करने के लिए हमारे साथ रामदास अठावले जी हैं। अचानक अजीत दादा पवार पहुंचे और फिर उन्होंने शपथ ले ली उप मुख्यमंत्री की। क्या कहेंगे? इसकी अटकलें पहले से थीं, क्योंकि शरद पवार उस दिन पटना में मौजूद थे, उनके साथ और भी लोग मौजूद थे, उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी वहाँ मौजूद थी। एक तरफ वो थर्ड फ्रंट से जुड़ रहे थे और अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया, फिर से डबल क्रॉस कर दिया क्या उन्होंने? हाँ, मुझे लगता है कि अजीत पवार जी बहुत दिनों से नाराज थे। अजीत पवार जी चाहते थे कि अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। मैं भी पवार साहब के साथ कई साल तक मैं रहा हूँ और मैंने भी मतलब पवार साहब से अपील की थी कि आपने नरेंद्र मोदी जी को साथ देने के लिए एनडीए के साथ आना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारा माना नहीं। और फिर अजीत पवार जी ने बंद करके 40-42 एमएलए को अपने साथ लेकर इधर आए हैं। उसी तरह मैंने उद्धव ठाकरे जी को भी बोला था कि आपने बीजेपी के साथ आकर सरकार बनानी चाहिए, लेकिन वो भी मतलब बीजेपी के साथ आए नहीं। और फिर एकनाथ शिंदे जी ने उनको झटका देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि अजीत पवार जी चाहते थे कि भाई मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी के साथ जाना चाहिए। ये कांग्रेस के साथ रहने से क्या फ़ायदा है, उद्धव ठाकरे के साथ रहने से क्या फ़ायदा है। तो अजीत पवार जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। ये क्या एनसीपी टूट रही है अंदर से, इसका भी संकेत है? शरद पवार की पार्टी टूटेगी अंदर से, क्योंकि वो खुद थर्ड फ्रंट के साथ होना चाह रहे थे और उन्हीं के भतीजे ने ऐसा कर दिया। हाँ, तो मतलब एनसीपी तो टूटे, मतलब एनसीपी का 75-80% जो पार्ट है, ये पार्ट अजीत पवार जी ने अपने साथ लाया है। तो एनसीपी टूटी नहीं है, तो सही एनसीपी अजीत पवार की हो सकती है। जिस तरह एकनाथ शिंदे जी को इलेक्शन कमीशन ने सिंबल दिया, नाम दे दिया,
उसी तरह एनसीपी का भी हो सकता है कि भाई एनसीपी का नाम, एनसीपी का जो घड़ी जो सिंबल है वो भी मतलब अजीत पवार जी को मिलेगा, और क्योंकि उनके साथ क्लियर मेजोरिटी है। मायावती जी को लेकर अटकलें हो रही हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे तो तीसरा मोर्चा कुछ लड़ पाएगा भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी खाली बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहे हैं, तो इसीलिए वो अकेले बोलने से कुछ होगा नहीं, और विरोधी दलों में कोई एक नाम पर एकमत होगा नहीं। मतलब वहाँ 50 नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हैं और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि विरोधी दलों में कोई एकमत प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हो सकता है, और कोई बनने वाला है नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री का नाम अनाउंस करने से क्या फायदा है। हम भी विरोधी दल को अपील करते हैं कि भाई आप एक नेता का नाम अनाउंस करिए, अगर आप में दम है तो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने के लिए एक नाम आप अनाउंस कर दीजिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हर पार्टी अलग अलग नाम आगे लाएगी और उसमें कभी एकमत होगा नहीं। ये जयंत चौधरी को लेकर आप कह रहे थे कि वो थर्ड फ्रंट पे नहीं गए, तो क्या बातचीत चल रही है, क्या कुछ ऐसा पता चल रहा है? नहीं, बातचीत वगैरह चल नहीं रही, लेकिन वो पटना की मीटिंग में गए नहीं थे, और विधानसभा में जयंत चौधरी जी जरूर अखिलेश जी के साथ चले गए थे, लेकिन अभी वो थोड़ी नाराज चल रही, इसकी जानकारी है, इसीलिए वो भी मतलब कल बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ आ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रामदास अठावले थे, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में जो उथल पुथल मची है उसकी सुगबुगाहटें पहले से ही थी। उन्होंने शरद पवार से कहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने बात नहीं मानी, और बाद में आज अचानक अजीत दादा पवार ने बड़ा कदम उठाया है। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि ये तो होना ही था। संजय निषाद से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। 28 तारीख को पटना में जो बैठक हुई उसमें शरद पवार थे, प्रफुल्ल पटेल थे, और आज अचानक से महाराष्ट्र में उन्हीं के जो भतीजे हैं उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लिया अजीत दादा पवार ने। देखिए, आज के दिन में जो भी है वो सब बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, उससे कुछ नहीं कहा। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि देश चलाएंगे तो मोदी चलाएंगे, और देश चलाने के अंदर ताकत है, और उनके और किसी भी पार्टी के अंदर कुवत नहीं है जो राष्ट्र की राजनीति कर सकता है और देश को आगे बढ़ा। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं शरद पवार ने डबल क्रॉस कर दिया, वहां घटक दल की बैठक में भी थे, थर्ड फ्रंट की बैठक में थे, और इधर भाजपा से कौन क्या कहते हैं। हमारे एनडीए जो कहती है नौजवानों, किसानों, पिछड़ों के साथ खड़े दलितों, सभी जाति, सभी धर्म के बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को धरातल पहुंचाते हैं, और सबसे अधिक भागीदारी अगर देती है तो एनडीए दे रही है। इसलिए मैं एनडीए की बात करता हूँ, कौन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ संजय निषाद थे जो बता रहे थे कि एनडीए सरकार बनाएगी, और बाकी जो भी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक। महाराष्ट्र में उठे सियासी बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की प्रयोगशाला है। अब देखिए लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी कितने प्रयोग करती है। महाराष्ट्र में हो रहा है, और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना, लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। उधर बिहार बीजेपी के नेता नितिन नवीन का महाराष्ट्र में बदल रहे सियासी घटनाक्रम पर क्या कहना है, ये जानते हैं। 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस ऑल की बात चल रही है। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक नितिन नवीन हैं। सर, 2024 को लेकर मोदी वर्सेस ऑल की बात कांग्रेस कर रही है, यूपी और बिहार में खास करके। देखिए, ये यूपीए में कौन लोग हैं? गठबंधन की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी ने लाई। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा गठबंधन को छलने का काम किया। याद होगा आपको 77 में भी किस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियों को उन्होंने किनारे किया। फिर जब उनको दोबारा मौका मिला, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल के नाम पे हो, देवेगौड़ा के नाम पर हो या चंद्रशेखर जी को, कभी किसी को तो स्थायित्व नहीं दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने तो हमेशा इनके सहारे को यूज किया या इनको सहारा देकर गिराने का काम किया। तो मेरा ये मानना है कि आज भाजपा एक विश्वास का नाम है। जो भी दल भाजपा के साथ जुड़ते हैं उनको मालूम है कि हम लोगों ने 15-17 साल दूसरे पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री तक बना के रखा। मायावती को भी समर्थन हमने दिया और कहा 2.5 साल आप सरकार बनाइए,
अगले 2.5 साल में मायावती भले भाग गई, भाजपा वहीं थी। हमने तो देश भर में गठबंधन धर्म की एक संस्कृति बनाई। इसलिए आज मोदी वर्सेज ऑल करने से कुछ नहीं होगा। जितने लोग हैं जो अब भ्रष्टाचार में डूबे हैं वही एक हैं जिनको मालूम है कि मोदी बख्शने वाला नहीं है, जिनको मालूम है कि मोदी भ्रष्टाचारियों को जेल भेज के रहेगा। वैसे सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ रहे हैं। तो अच्छा तो है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ भ्रष्टाचारियों की टोली है।